नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सेकंड पेपर जो हमारा समावेशी शिक्षा का खंड है, आज उसके क्रम में हम लोग चलते हैं और आज के इस सेशन में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण हम कैसे करेंगे और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, आज इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलते हैं सीधे हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वह है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसे हम शॉर्ट में ये भी कहते हैं CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। CWSN, इसी को इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड। तो आज विशिष्ट आवश्यकता, अब यहाँ पर विशिष्ट आवश्यकता से पहले हम कुछ सामान्य बातें करते हैं। जैसे हम शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में हमारा आपका जो भी चर्चा का बिंदु है वह किसमें है, शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में है। तो जब हम आप देखते हैं कि किसी भी विद्यालय को या किसी कक्षा कक्ष, विद्यालय की बात करें या कक्षा कक्ष की बात हम करते हैं, तो सामान्य रूप से जो बच्चे और सामान्य से इतर, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे सामान्य होते हैं और इन सामान्य बच्चों से कुछ बच्चे अधिक प्रखर होते हैं, अधिक तीव्र होते हैं और कुछ बच्चे उनसे कम तीव्र या उनसे मंद होते हैं। अब यह मंदता का क्या कारण है? यहाँ मंदता के कारण उनमें कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है या अधिक तीव्रता भी समस्या को उत्पन्न करती है, तो यानी उनकी तीव्रता भी समस्या को उत्पन्न करती है। तो यह देखते हैं कि जो सामान्य दृष्टि से हम बात करते हैं कि सामान्य या औसत बालक जो इसके अंतर्गत होते हैं, उनको हम औसत या सामान्य बालक की श्रेणी में रखते हैं और इनके इतर, चाहे वो अधिक तीव्र हो या उससे मंद हो, इन दोनों को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें विशिष्ट बालक या अवसादात्मक बालक भी कहा जाता है। तो यहाँ जब हम अपवादात्मक की भी बात करें या विशिष्ट की बात करें, तो इन्हें यानी जो अपवादात्मक बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं, तो इनकी एक विशेष प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इनकी इन समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करेंगे। जैसे विशिष्ट बालक की बात हम करते हैं, तो इसका जो प्रत्यय है यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है विशिष्ट बालक, इसकी प्रत्यय की जब हम बात करते हैं यानी हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो यहाँ दो रूपों में गुणात्मक और मात्रात्मक हम दोनों रूप में देख सकते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक, इन दोनों रूप में क्या होते हैं, दृष्टिगोचित होते हैं यानी दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं। तो अब अगर हम गुणात्मक की बात करते हैं, तो गुणात्मक और मात्रात्मक, तो गुणात्मक में हम उनके विभिन्न गुणों की बात करते हैं और जो सामान्य तौर पर क्या होता है कि असामान्य, अनयूजुअल या दुर्लभ या रेयर की बात हम करते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इनको विभिन्न रूपों में व्यक्त किया।
और जब हम मात्रात्मक की बात करते हैं जो विशिष्टता की, तो वहां उनकी मात्रा से संबंधित होता है। तो मात्रात्मक की बात गुणात्मक के दृष्टि से अलग। कैसे? गुणात्मक दृष्टिकोण की बात हम करें तो विशिष्ट बालक के गुण या विशेषता बिल्कुल अलग होती है। जो विशिष्ट बालक होंगे उनकी गुण या उनकी विशेषता क्या होती है? वह बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है। और यहाँ यह माना जाता है कि वह सीखने, सोचने, यह गुण या विशेषता किससे संबंधित है? उस विशिष्ट बालक के सीखने, उसके सोचने अर्थात उसके चिंतन प्रक्रिया, सोचने या वह विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने की स्थिति से क्या होता है? उससे संबंधित होता है। तो यहाँ और मात्रात्मक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो मात्रात्मक दृष्टिकोण में जो विशिष्ट बालक और सामान्य बालक हैं, ये हमने बात किया किसकी? ये है गुण के आधार पर। और जब मात्रा के आधार पर अर्थात मात्रात्मक में हम बात करेंगे तो सामान्य और विशिष्ट दोनों, सामान्य व विशिष्ट के बीच क्या होता है? उनकी मात्रा में अंतर होता है। किसकी मात्रा? गुणों की मात्रा। यह मात्रा किससे संबंधित है? यह मात्रा गुण है और उनके गुणों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है। तो सभी बालक चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट हो, अगर देखा जाए तो एक ही ढंग से पढ़ते हैं, एक ही ढंग से सोचते हैं और एक ही ढंग से समायोजित होने का प्रयास करते हैं। और विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में केवल अंतर की बात हम करें तो अंतर इतना ही होता है कि विशिष्ट बालक ऐसे कार्य को शीघ्रता से या विलंब से अथवा अधिक यथार्थता से करता है। जो विशिष्ट बालक है वह क्या करेगा? सामान्य की अपेक्षा, सामान्य बालक की अपेक्षा विशिष्ट बालक क्या करेगा? या तो अधिक शीघ्रता से करेगा, जैसे पूर्व में भी हमने चर्चा किया तीव्रता, या अत्यधिक धीमेपन में करेगा। तो अब यह शीघ्रता या धीमापन या उसकी यथार्थता बहुत अधिक यथार्थ रूप में वो करेगा तो यह उसके विशिष्ट बालक के कार्य में दिखाई देता है, उसमें परिलक्षित होता है। और सभी बालकों के लिए कोई एक मनोवैज्ञानिक नियम लागू यह संभव नहीं है, अर्थात मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मूलतः एक समान नहीं बन पाएंगे। या यूं कह दें कि एक ही नियम को हम सभी विशिष्ट बालकों पर अप्लाई कर दें, इंप्लीमेंट कर दें तो वह संभव नहीं है। तो यहाँ जो विशिष्ट बालक होते हैं, अगर हम विशिष्ट बालक को और स्पष्ट करें तो हम एक दो परिभाषाओं को लेकर चलते हैं। जैसे क्रो एंड क्रो की परिभाषा है, तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा में आपने देख यहाँ विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकर्षित करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। ये क्रो एंड क्रो महोदय ने परिभाषा दिया। वहीं विशिष्ट बालक के लिए हीवर्ड महोदय ने परिभाषा दिया कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, सांवेगिक, सामाजिक समस्याएं घेर लेती हैं या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है।
तो यहाँ हीवर्ड महोदय ने अपनी परिभाषा में ही विशिष्ट बालक के प्रकार का भी संकेत कर दिया कि वह विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं, उसकी व्यवहारिक स्थिति हो सकती है, सांवेगिक हो सकती है, शैक्षिक निष्पादन हो सकता है, मानसिक स्थिति हो सकती है, सामाजिक समस्याओं के रूप की हो सकती है, या शारीरिक अपंगता या निर्बलता डिसेबिलिटीज की बात हम कर सकते हैं। तो उनके कारण जो उनमें विशिष्टता होती है, इसलिए इन बच्चों के लिए हमें विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है। अब यहाँ पर अगर हम इन परिभाषाओं और चर्चाओं के आधार पर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट बच्चे वे बच्चे हैं, अगर इनके आधार पर परिभाषा और चर्चा जो हुई तो उसके आधार पर हम आप कह सकते हैं कि विशिष्ट बच्चे वे बच्चे हैं जो कि शारीरिक मानसिक जो कि शारीरिक मानसिक सांवेगिक व शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टि से सामाजिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से अलग होता है, स्पष्ट रूप से अलग होता है, जहां उसे अपनी योग्यता क्षमता शक्ति का समुचित विकास करने में या व्यवहार को परिलक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के बच्चे को हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार के बच्चे को हम विशिष्ट बच्चा या विशिष्ट बालक कह सकते हैं। अब विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के समाधान हेतु मनोवैज्ञानिक हों, शिक्षा शास्त्री हों, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता यानी विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर अध्ययन किया और अपना रूप दिया। और ये विशिष्टता की बात जब हम करते हैं तो हम आप जानते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत है, इस वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के आधार पर भी हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा क्या होता है? प्रत्येक बच्चा अनोखा होता है, यानी उसमें अपनी कुछ विलक्षणताएं निहित होती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो वैयक्तिक भिन्नता की बात हम करते हैं या विभिन्नता की बात हम करते हैं और वह उनकी आवश्यकता के अनुकूल हम शिक्षा की व्यवस्था को कैसे करें, शिक्षा की व्यवस्था को कैसे देखें। तो यदि सामान्य रूप से हम कहें तो उन सभी बालक बालिकाओं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत यदि हम कहें कि जो भी विशिष्ट बालक या बालिका की बात हम करते हैं, विशिष्ट बालक उन सभी बालक बालिकाओं से है, सभी बालक या बालिका से है जो क्या हैं? जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विशेषताओं में, जो संवेगात्मक
विशेषताएं हैं उनमें क्या हैं, उनमें सामान्य बालक से इतने भिन्न हैं कि उन्हें विशेष प्रकार, ये क्या हैं, ये सामान्य बालक से भिन्न, सामान्य बालक से इतने भिन्न हैं कि उनके लिए, इतने भिन्न कि उनके लिए क्या करना होता है, एक विशेष शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करनी होती है, एक विशेष शिक्षा व्यवस्था को लागू करना होता है। तो यह है विशिष्ट बालक की बात करते हैं। अब जब हम विशिष्ट बालक की बात है तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। जैसे सामान्य रूप से आईक्यू के आधार पर हम आप मानते हैं कि जो सामान्य बालक होता है, सामान्य बालक जो है उसका आईक्यू जो है वह 90 से 110 आईक्यू का बालक होता है और ये शारीरिक और मानसिक रूप से सामान्य होते हैं। इस स्तर के बालक किसमें, शारीरिक व मानसिक रूप में क्या होते हैं, इस रूप में सामान्य होते हैं। वहीं जो बच्चे सामान्य से अलग हैं, अब उसी में ये हम कह सकते हैं कि जो बालक इनसे अर्थात सामान्य से अलग है, उससे भिन्न है, वह बच्चा क्या कहलाएगा, वह विशिष्ट बालक कहलाएगा। वहीं विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था, जो विशिष्ट बालक है उस विशिष्ट बालक के लिए क्या करनी होती है, विशेष शिक्षा व्यवस्था। और विशिष्ट बच्चों को या बालकों को दी जाने वाली शिक्षा को समझने में सामान्य शिक्षक को कठिनाई होती है। यानी इस विशेष व्यवस्था के लिए जो सामान्य शिक्षक होता है उस सामान्य शिक्षक को क्या होती है, सामान्य शिक्षक को कठिनाई होती है। अर्थात यहां कहने का आशय है कि विशेष शिक्षा व्यवस्था जो विशिष्ट बालक के लिए होती है, उनके लिए जो शिक्षक होते हैं उन शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब विशेष शिक्षा व्यवस्था की बात हम करते हैं तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत अगर हम देखें, जैसा हीवर्ड महोदय की परिभाषा में ही था कि इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसके अंतर्गत शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक जो होगा वह आएगा। फिर और कौन आ सकता है, जो अत्यधिक प्रतिभाशाली बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक भी इसकी श्रेणी में आएगा। और मंद बुद्धि होगा, या मंद बुद्धि की बात हम करेंगे, या बच्चा कैसा हो, बच्चा सृजनात्मक हो, यानी सृजनात्मकता भी विशिष्ट बालक की ओर लेके जाता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, जो शैक्षिक रूप से क्या हैं, पिछड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बालक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बालक। तो इस तरह जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत है, अस्थिरता युक्त बालक हैं, समस्याग्रस्त बालक हैं, सांवेगिक बालक हैं, यह सब विशिष्ट बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि विशिष्ट बालकों की हम पहचान कैसे करेंगे। विशिष्ट बालकों की पहचान कि वह बालक या अमुक बालक विशिष्ट बालक है। तो यहां जैसे सामान्य रूप में हम लोग पाते हैं कि हर, जैसा भी बात किया कि वैयक्तिक भिन्नता के कारण हर बच्चा अनोखा होता है, उसमें एक विशिष्ट विलक्षण प्रतिभा निहित होती है।
यानी हर बच्चे में कोई एक विलक्षणता होती है। तो कुछ लोग जो है सामाजिक होंगे, कुछ अंतर्मुखी होंगे, कुछ बाह्य बहिर्मुखी की बात हम करेंगे, यानी तुरंत व्यक्त कर देते हैं, कुछ असामाजिक होंगे। तो इस तरह भिन्न भिन्न प्रकार की वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और जो प्रखर बुद्धि के होते हैं, तो एक तरफ मंद बुद्धि का बालक भी होता है, कुछ कार्यों को करने की प्रवृत्ति जिनमें नहीं पाई जाती, अर्थात सामान्य बच्चों की तरह वो कार्य करने में सक्षम नहीं होते। तो यहाँ जब हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं, तो वह बच्चे सामान्य बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाते, और जिसके लिए हमें एक विशेष शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो इन बच्चों को हम पहचानेंगे कैसे? यहाँ सबसे पहली चीज यही आती है कि हम विशिष्ट बालकों की पहचान कैसे करेंगे कि वह बालक क्या है, विशिष्ट बालक है। तो उसकी पहचान हम विभिन्न तरीके से करते हैं, या हम विभिन्न उपकरणों की पहचान करते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले निरीक्षण द्वारा। विशिष्ट बालक की पहचान निरीक्षण द्वारा करते हैं। तो अपने कक्ष शिक्षण के दौरान शिक्षक क्या करेगा, वह जो भी लक्षण विशिष्ट बालक के हैं दिखाई दे तो उन्हें चिन्हित करके और आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में वह उसका उपयोग या उसकी मदद वह कर सकता है। दूसरा, चिकित्सीय परीक्षण द्वारा। निरीक्षण के द्वारा हम पहचान करते हैं, चिकित्सीय परीक्षण के माध्यम से के द्वारा इसकी पहचान होती है। अर्थात कभी कभी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि विशिष्ट बालक या विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हम नहीं कर पाते सामान्य रूप में, तो उसके कारण विशिष्ट उनकी पहचान के लिए शारीरिक और मानसिक यानी मस्तिष्कीय का चिकित्सीय परीक्षण कर उनकी पहचान हम करते हैं मानसिक परीक्षण द्वारा। तीसरा हम कैसे करते हैं, मानसिक परीक्षण द्वारा। शैक्षिक परिणामों के आधार पर हम शैक्षिक जो बच्चों का शैक्षिक परिणाम है उसके आधार पर भी हम विशिष्ट बालकों की क्या करते हैं, विशिष्ट बालकों की पहचान कर लेते हैं। फिर हम व्यवहार के अवलोकन यानी बालकों का जो व्यवहार है उनके व्यवहार का अवलोकन करके, व्यवहार का अवलोकन कर हम क्या करते हैं, बच्चों यानी सामान्य और विशिष्ट बच्चों को क्या कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं या विशिष्ट बालकों को चिन्हित कर सकते हैं। और अंतिम में बात करते हैं कि समाज मिति सोशियोमेट्री की बात हम करते हैं। समाज मिति विधि या साक्षात्कार के द्वारा हम विशिष्ट बालकों की पहचान कर लेते हैं। तो इन विधियों से, इन प्रणालियों से या इन उपकरणों के माध्यम से हम विशिष्ट बालकों की पहचान करते हैं। अब विशिष्ट बालक तो चिन्हित हो गए और विभिन्न आधार, जैसे अभी चर्चा किया कि विभिन्न आधारों पर हम विशिष्ट बालकों की बात करते हैं। तो जब हम विशिष्ट बालक, तो यह विभिन्न आधारों पर स्वाभाविक है कि विशिष्टता का प्रकार भी अलग होगा। तो इसलिए अब अगले खंड की बात हम करते हैं कि विशिष्ट बालकों के प्रकार। बालकों के प्रकार। तो जब हम विशिष्ट बालकों की प्रकार की बात करते हैं तो सामान्य बालकों से अनेक क्षेत्रों में ये भिन्न होते हैं और इनकी भिन्नता के क्षेत्र के आधार पर हम इनका विभाजन करते हैं या इनका वर्गीकरण करते हैं, इनके टाइप्स की बात हम करते हैं। तो जैसे कुछ बच्चे सीखने की निर्योग्यता के कारण, कुछ बौद्धिक क्षमता के कारण, कुछ असामान्य शैक्षिक उपलब्धि के कारण या किन्हीं अन्य सामाजिक क्षेत्र है
विभिन्न पारिवारिक हो सकती है, वातावरण जन्य हो सकती है, यानी विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं विशिष्टता के प्रकार में। तो यहाँ मुख्यतः हम 4 प्रकार की बात करते हैं, 4 आधारों पर। तो पहले आधार की हम बात करते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो शैक्षिक दृष्टि से जो विशिष्ट बालक हैं उसमें 2 आते हैं। पहला आपका आएगा प्रतिभाशाली बालक और दूसरा आपका आएगा मंद बुद्धि बालक। यानी गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात हम करते हैं और मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन की बात करते हैं। तो ये शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक की बात है। उसी तरह दूसरे आधार की बात हम करते हैं कि जो दूसरा आधार है जिस पर विशिष्ट बालक की हम बात करते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। पहला हमने बात किया शैक्षिक दृष्टि से, और दूसरा यहां इसी क्रम में हम बात करते हैं दूसरे में कि ये आपका शैक्षिक दृष्टि है तो शैक्षिक, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह उसके बौद्धिक पक्ष को दिखा रहा है। तो यानी बौद्धिक पक्ष की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह विशिष्ट बालक। अब इसी शैक्षिक दृष्टि को दूसरे खंड में हम लेते हैं, प्रतिभा या मंद की बात हम जब करते हैं तो दूसरे क्रम में हम बात करते हैं किसकी, शैक्षिक दृष्टि से। तो शैक्षिक दृष्टि से भी 2 प्रकार होता है, एक तीव्र बालक और दूसरा पिछड़ा बालक। तीव्र बालक और दूसरा पिछड़ा बालक। और तीसरे आधार की बात हम करते हैं, जो तीसरा हमारा आधार बनता है, तो तीसरे आधार की बात करते हैं शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो शारीरिक दृष्टि से जब हम इसका विभाजन करते हैं तो शारीरिक दृष्टि में आपको देखेंगे तो शारीरिक अक्षमता या शारीरिक विशिष्टता जो होती है वह इसके क्रम में आती है। तो शारीरिक रूप से जब हम भिन्न की बात करेंगे तो इसमें सांवेगिक रूप से, गतिक रूप से या बहुलवाधित विभिन्न रूपों में आपका आएगा। तो सामान्य विभाजन जो इसका हम करते हैं तो पहला बहरा बालक, अर्थात जो सुनने की क्षमता यानी श्रवण दोष की बात हम करेंगे। फिर कम सुनने वाला बालक, एक तो बहरा है और दूसरा है आपका कम सुनने वाला बालक, और तीसरा आपका आएगा अंधे बालक, और चौथा आपका है दृष्टि दोष से युक्त, दृष्टि दोष से युक्त बालक, और पांचवा प्रकार आपका आएगा वाणी दोष से युक्त, वाणी दोष से युक्त बालक, और छठा प्रकार है शारीरिक दृष्टि से आपका विकलांग बालक। विकलांग बालक। तो यह शारीरिक दृष्टि से आपके जो प्रमुख प्रकार हैं वो, और चौथा जब हम खंड लेके चलते हैं तो वह है समस्यात्मक बालक। चौथे में जो क्षेत्र हम लेके चलते हैं वह किसमें है, समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो भेद
या वर्गीकरण हम करते हैं उसमें दो आपके आते हैं। एक सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित, इसमें एक आपका आता है सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित बालक, और दूसरा जो प्रमुख प्रकार है वह है संवेगिक या संवेदना के आधार पर, संवेग के आधार पर जो असंतुलित बालक होता है, तो इसे हम आप कहेंगे संवेगात्मक असंतुलित बालक। तो इस तरह ये प्रमुख जो प्रकार हैं या टाइप्स ऑफ जो हमारे एक्सेप्शनल चाइल्ड हैं, विशिष्ट बालक हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, यह विभिन्न क्षेत्रों यानी 4 क्षेत्रों के आधार पर इनका विभाजन। और अब अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे तो फिर इसी एक एक समस्या को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले बौद्धिक दृष्टि, जिसमें प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।